हेलो फ्रेंड, मैं हूं इमरान और आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने जीएस के इससे पहले फिफ्थ सेट ऑलरेडी करवा रखे हैं और जिसने वो नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल पर विजिट करिए और वहाँ की प्लेलिस्ट में जाइए। ये मेरे प्लेलिस्ट इस नाम से अपडेट होगी, एसएससी जीएस फॉर प्रैक्टिस सेट बाय इमरान। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर सारे पाँचों सेट अपडेट हैं ऑलरेडी। उसमें कम से कम मैंने 40 to 50 क्वेश्चंस करवाए हैं। जिसने वो नहीं देखे पहले जाकर वो प्रैक्टिस कीजिए कि हम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं। तो ये सीक्वल चल रहा है हमारा पूरा। और इसके साथ ही पहले तो मैंने शुरुआत में हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए थे सिर्फ प्रीवियस है, लेकिन लोगों ने कहा कि सारे मिक्स करवाइए, सजेशन दिया लोगों ने, तो मैंने कहा ठीक है चलिए मिक्स करवा देता हूँ। तो ये मिक्स प्रैक्टिस सेट है, इसमें स्टैटिक जीके भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटी भी होगा और हिस्ट्री भी होगा। ये सब आए हुए क्वेश्चन है एसएससी में, सब प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे चैनल को। और कमेंट ज़रूर करिए, बताइए आपको कैसा लग रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो या फिर कुछ भी आपको सजेशन देना तो ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन हमारा शुरू करते हैं। निम्न में राजस्थान का कौन कौन सा एक नृत्य रूप है, यानी कि कौन सा एक डांस फॉर्म राजस्थान की है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका पहला ऑप्शन है झूलन, कुमी, दप्पू और मरूनी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झूलन। ये स्टैटिक जी के चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नृत्य रूप डांडिया का पर्याय है, यानी कि डांडिया जो डांस फॉर्म है उसे क्या कहते हैं, उसका पर्याय क्या है। तो वो किससे ली गई है? एक तरह से है वो बिहू है या फिर नवरात्रि है या फिर ऑप्शन गणेश चतुर्थी है, यानी कि इसमें ऑप्शन सी मिसिंग है। तो कोई बात नहीं, हमारा ऑप्शन इसमें ऑलरेडी है। डांडिया किसका पर्याय आती है? नवरात्रि का पर्याय है। ठीक है, नवरात्रि में भी डांडिया खेला था, गुजरात का बहुत फेमस डांस भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नृत्य नवरात्रि के दौरान गोवा के शेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है, यानी कि ये जो नृत्य है जो गोवा के शेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है। ये कौन सा नृत्य है ये पूछा गया है। तो लावा या फिर धनगर या फिर फुगड़ी या फिर कोलकाली। तो ये कौन सा है? ये ऑप्शन है बी, धनगर। ये ऐसे भी पूछ सकते हैं कि धनगर नृत्य नृत्य है जो गोवा के किस समुदाय द्वारा किया जाता है, शेफर्ड समुदाय द्वारा किया जाता है, ये देखिए। तो हर तरह से आ सकता है, आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बारीकी से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्मा निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है, यानी कर्मा जो है कहाँ का डांस फॉर्म है। क्या ये गुजरात की है या झारखंड की है या फिर राजस्थान की या फिर महाराष्ट्र की है। तो कर्मा कहाँ की है? कर्मा बेसिकली झारखंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रऊफ एक लोक नृत्य है जिसका संबंध इस राज्य से है। ये मैंने बताया भी था आपको, रऊफ कहाँ से? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान या फिर JNK, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कहाँ से? कल बताया था मैंने आपको, जम्मू एंड कश्मीर से ये परफॉर्म किया था। ठीक है, वहीं पर। नेक्स्ट देखते हैं। नृत्य रूप की उत्पत्ति एक आदिवासी नृत्य के रूप में उड़ीसा के जंगलों में 18वीं सदी में हुई थी तथा इसने 19वीं शताब्दी में मार्शल आर्ट आधारित नृत्य का दर्जा प्राप्त किया। मतलब ये 18वीं सदी में उड़ीसा के जंगलों में हुई और 19वीं सेंचुरी में इसे मार्शल आर्ट का दर्जा भी प्राप्त हो गया। तो ये कौन सा डांस है? देखते हैं। छोबिया है या फिर कलारी या कलारी पयट्टू है या फिर छऊ है या फिर बवई है। तो ये कौन सा डांस है? ये है छऊ। कलारी पयट्टू भी एक मार्शल आर्ट डांस फॉर्म है। ये कहाँ पर होती है? ये होती है केरला में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप अरुणाचल प्रदेश का है, मतलब इनमें से कौन सा एक अरुणाचल प्रदेश का नृत्य रूप है, कौन सा है? ऑप्शन ए पोपेर, ऑप्शन बी भावई, ऑप्शन सी सतरिया, ऑप्शन सी पूर्वी। तो कहाँ का है? अरुणाचल का है पोपेर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पंथी निम्न में से किस राज्य का एक नृत्य है, यानी कि कौन सा नृत्य? पंथी। तो पंथी कहाँ का नृत्य है? ये नृत्य है, क्या ये उड़ीसा का है या फिर राजस्थान का है, छत्तीसगढ़ का या फिर बिहार का है। तो ये कहाँ का है? ये है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस लोक नृत्य के साथ भारत ने वर्ष 2015 में गिनीज विश्व रिकॉर्ड पुस्तक में प्रवेश किया था। मतलब ये ऐसा डांस है जिसके लिए 2015 हमें गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आया था हमारा। तो ये कौन सा डांस है? नती है या फिर गरबा है या फिर बिहू है या फिर भांगड़ा है। तो ये कौन सा नृत्य है? ये है नती। एसएससी बहुत डांस फॉर्म पूछता है, बहुत सारे। तो आप बहुत अच्छे से डांस फॉर्म या फिर जो म्यूजिशियन हैं ये सब और मेले
ये सब पढ़कर चाहिए। मैं ये सब कवर करवाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे करवाऊंगा। मैं आपके एग्जाम तक ये कवर करवा दूंगा सब। ये सब स्टैटिक जीके एसएससी पे बहुत इसका बढ़ गया है वेटेज। स्टैटिक जीके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल मान्यता नहीं दी गई? इसमें ये जरूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ये देखना नहीं कहाँ पर जाए। निगेटिव भी बहुत बार पूछा जाता है और हम लोग सोचते हैं हाँ पूछा गया और ऑप्शन दे के मार जाते हैं। तो पहला इसका ऑप्शन क्या है? सितार है, सितार वादन, या फिर योगा, या फिर कुंभ मेला, या फिर छऊ। तो जो ये छऊ नृत्य है और कुंभ मेला और योगा, ये तीनों इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है, मगर क्या नहीं शामिल है? सितार वादन, ये नहीं शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं। समकालीन भारतीय नर्तक जिन्होंने कथक एवं कथकली का अन्य नृत्य रूपों में विलय किया तथा इन्हें 1996 में संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार एवं 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, इनका नाम क्या है? मतलब ये जो नृतक थे भारतीय, इन्होंने क्या करा, कथक और कथकली को मिला दिया, विलय कर दिया, और इन्हें पद्म पुरस्कार भी मिला 2007 में, और संगीत नाट्य में अकादमी पुरस्कार भी मिले 1996 में। तो ये कौन है, ये पूछा गया है। तो ये कौन से हैं? क्या ये बिरजू हैं महाराज जी, या फिर ये उदय शंकर जी हैं, या फिर उस्ताद या उस्ताद देबू हैं, या फिर जयलाल मिश्रा? तो ये कौन है? ये हैं उस्ताद देबू जी, याद कर लीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं। पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो पुंगचोलम कहाँ का है? ये डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये कहाँ का है? ये है मणिपुर का। नेक्स्ट देखते हैं। पैठनी महाराष्ट्र की एक शैली है, मतलब पैठनी क्या है? क्या ये एक शास्त्रीय संगीत है, या फिर ये एक नृत्य है, या फिर एक कपड़ा बुनाई है, या फिर कृषि है? तो ये क्या है? ये जो है कपड़ा बुनाई, टेक्सटाइल वीविंग, पैठनी ये महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भवई किस राज्य का लोक नृत्य है? भवई कहाँ का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का है? देखिए कल ये क्वेश्चन आ चुका और उसमें ऑप्शन था गुजरात, और मैंने उसमें आंसर भी बताया था गुजरात, लेकिन ये बेसिकली होता तो राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, और गुजरात में भी कुछ कुछ होता है, लेकिन कल वहाँ पर राजस्थान ऑप्शन था नहीं तो हमने गुजरात मारा। लेकिन आज राजस्थान है, तो राजस्थान अगर जब भी हो यहाँ पे तो राजस्थान ही मारिएगा, गुजरात ना मारिएगा। ये बेसिकली राजस्थान में होता है। अगर हाँ ऑप्शन है राजस्थान नहीं तो गुजरात मारिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य गोवा का लोक नृत्य, यानी गोवा का ये फोक डांस है? कौन सा? ये वाला। ये कौन सा है? फगुआ है, बिहू तो असम में होता है, मंच है, या फिर फुगड़ी है? फुगड़ी होता है गोवा का। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। निम्न में से किस भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ पाया जाता है? मतलब ये जो डांस फॉर्म्स है ये किस में पाई जाती हैं, किसके कहाँ से रेफरेंस लिया गया? ये लिया गया है नाट्य शास्त्र से। ठीक है, नेक्स्ट। स्लेव डायनेस्टी आ गई है, अब हमारी हिस्ट्री शुरू हो गई यहाँ से। ठीक है, तो हिस्ट्री देखते हैं। निम्न में से किस राजवंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई है? तो किसकी की गई? आपको ये सबको पता होगा कब की, किसकी की गई? स्लेव डायनेस्टी की। ये कब की गई थी? 1206 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इनकी दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा बख्तियार काकी की इनकी दरगाह क्या अजमेर में है या फिर आगरा में है? इनकी कहाँ पर है? इनकी ऑप्शन सी दिल्ली में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी, जिसका 1206 से 1290 ईस्वी तक उत्तर भारत पर शासन रहा। अभी आपने ऊपर पढ़ा है। ये कौन है? ये है हमारे गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, इन्हें ममलूक भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? वही है गुलाम वंश। बार बार एक ऑप्शन रिपीट, बस अलग अलग तरीके से पूछेंगे। अगर आपका क्लियर है टॉपिक तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी, तो ये कौन थी? ये सबको पता होगा, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। रजिया बेगम। निम्न में से किसने चार मीनार बनवाई? मतलब चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? ये करवाया था इल्तुतमिश ने करवाया था, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, या अलाउद्दीन खिलजी ने? नहीं, चार मीनार है कहाँ पर? ये हैदराबाद में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था कुली कुतुब शाह ने, इन्होंने करवाया था 1591 में। नेक्स्ट।
हौज सुल्तानी एक है। हौज सुल्तानी क्या है? एक मीनार है, या फिर एक महल है, या फिर एक मस्जिद है। क्या ये? बिग रिजर्वायर, मतलब ये बड़ा जलाशय है, ठीक है। हौज मतलब ये एक तरह से जलाशय होता है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित दिल्ली में कौन सुल्तानों ने अपने लिए एक महान जन्म लेने के प्राचीन वंश अफरासियाब के वंश का पता लगाया? मतलब इन्होंने, ये जो सुल्तान थे, इन्होंने अपने वंश का पता लगाया कि ये किस वंश से हैं। तो ये कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, या फिर इल्तुतमिश थे, या फिर बलबन थे, या फिर अलाउद्दीन खिलजी थे। ये कौन था? ये थे बलबन था। ये बलबन ने पता लगाया था, ये अफरासिया वंश का था। नेक्स्ट, गुजरात के वाघेला वंश का अंतिम शासक था जिसकी हार के बाद साम्राज्य अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। मतलब ये जो हारे तो फिर साम्राज्य किसके पास चला गया? अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। तो ये कौन थे? ये थे कर्णदेव या कर्णदेव। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य पर 14वीं सदी के आसपास आक्रमण किया गया। तो किसने आक्रमण किया? ये पूछा गया। तो ये किसने किया? ये मलिक काफूर ने किया। और ये किसके साथ था? ये अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, उसका सेनापति था। और दक्षिण की विजय में इसका बहुत बड़ा हाथ है, इसने दक्षिण पूरा जितवाया था अलाउद्दीन खिलजी को। नेक्स्ट, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्थापित खिलजी या खिलजी वंश का भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े भागों पर शासन रहा। मतलब टाइम पीरियड पूछा गया। तो ये कब तक रहा? 1290 से 1320, यानी कि 1290 से 1320 तक इनका शासन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पहला मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत में चरम दक्षिण तक फैला हुआ था। मतलब ये जो शासक था, इसका साम्राज्य कहाँ? दक्षिण तक फैल गया था। ये पहला मुस्लिम शासक था। इसके बाद औरंगजेब भी हुआ। तो ये कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, या फिर गियासुद्दीन बलबन, या फिर फिरोज शाह तुगलक, या फिर अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। इसे सिकंदर रसानी की उपाधि भी मिली थी। इसने खुद को धारण की थी अपने आप को, सिकंदर रसानी समझता था। और इसका सपना था कि मैं सब कुछ जीत लूँ, और इसने दक्षिण को जीता भी। इसके मतलब जो सेनापति था मलिक काफूर, उसने जीता। नेक्स्ट, दिल्ली में कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद का दक्षिण प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा मतलब किसके द्वारा बनवाया गया? देखिए, किसके द्वारा बनवाया गया? ऑप्शन उसके सारे आप लगाइए। अहमद शाह दुरानी, या फिर अलाउद्दीन खिलजी, या फिर मोइनुद्दीन मोहम्मद गौरी, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो कौन था ये? आप बताइए। ये थे अलाउद्दीन खिलजी था ये। नेक्स्ट, दिल्ली के दूसरे शहर सीरी का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? सीरी किसके द्वारा करवाया गया? क्या शेरशाह सूरी? मैच तो हो रहा है, मैचिंग सोच के लोग कर आएंगे, ऐसा नहीं होगा। फिरोज शाह तुगलक नहीं, ये भी नहीं। पृथ्वीराज चौहान, इन्होंने तो नहीं करवाया होगा। तो कौन थे? ये थे अलाउद्दीन खिलजी था, ये इसने करवाया था सीरी का निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चोल साम्राज्य पर 14वीं शताब्दी की शुरुआत द्वारा आक्रमण, मतलब वही फिर से आ गया। चोल साम्राज्य पर किसने आक्रमण किया? चोल साम्राज्य या फिर दक्षिण भारत में किसने आक्रमण किया था? मलिक काफूर। ये किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का। बार बार बता रहा है, आपको याद हो जाए। नेक्स्ट, ईस्वी में तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। मतलब जब ये आया तैमूर लंग, तो इसने किसका खात्मा कर दिया? तुगलक वंश का खात्मा कर दिया। और इसके बाद ही कौन वंश आया था? सैयद वंश आया था। तो ये किस सन में आया था? ये आया था 1398 में। इसने तब आक्रमण किया था तैमूर लंग ने दिल्ली पर, बहुत मारा काटी की। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के शासन के दौरान निम्न में से कौन एक गवर्नर था? मतलब अलाउद्दीन खिलजी जब शासन कर रहा था तो उनका एक गवर्नर था। अब वो गवर्नर जाकर बाद में उसने एक वंश अपना एक डायनेस्टी बसाई पूरी। तो वो कौन था? वो था गियासुद्दीन तुगलक। ये इसने फिर तुगलक वंश की स्थापना की। नेक्स्ट, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत के नाम पर रखा गया। मतलब कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया? लोग सोचते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया। अगर इसमें एक ऑप्शन अगर होता तो लोग वही मार के आते। है भी ऑप्शन है इसमें, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक दे रखा है। और लोग ये 190% लोग इसे मार देंगे जिसने नहीं पढ़ा होगा। लेकिन किसके नाम पर रखा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनके नाम पर रखा गया है। ये एक सूफीज़्म थे। नेक्स्ट, मोरक्को का एक यात्री जिसे उसकी व्यापक यात्राओं के कारण जाना जाता है, वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ये कौन था? ये तो बहुत फेमस है, आपने सबने जाना होगा। इब्ने बतूता, ये हमारे बहुत फेमस हैं। ये मोरक्को से आए थे।
इन्होंने एक बुक भी लिखी है किताबुल रहला, और इन्हें दिल्ली का काजी भी बनाया गया था, और इन्हें फिर मोहम्मद एमबीटी ने चाइना भी भेजा था अपना एम्बेसडर बनाकर, राजदूत बनाकर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, शॉर्ट में बोलते हैं एमबीटी। इल्तुतमिश के शासनकाल के दौरान विशेष गुलामों को सैन्य सेवा के लिए खरीदा जाता था। यानी गुलामों को गुलाम यानी कि स्लेव को खरीदा था, ये उसे किस नाम से बुलाते थे? बंदगान। ठीक है, नेक्स्ट। मोरक्का का यात्री इब्ने बतूता 14वीं सदी में किसके शासनकाल में भाता है? फिर से वही आ गया, एमबीटी। किसके शासनकाल में ये आए थे? एमबीटी। एफएसटी भी दे गए, फिरोज शाह तुगलक भी दे रखा है ऑप्शन में, जलालुद्दीन खिलजी दे रखा है, लेकिन आपको याद रखना है कि ये किसके टाइम पर आए थे? ये आए थे एमबीटी के टाइम पर। एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी का कार्यकाल कितना था? मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था 1351 से 1325 से 1351 के बीच एमबीटी का कार्यकाल था मोहम्मद बिन तुगलक का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी, यानी कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? ये थे खिज्र। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में उड़सा मेजर, अब यहाँ से ज्योग्राफी शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? ज्योग्राफी हमारी शुरू हो गई है। ठीक है, भारत में उड़सा मेजर नक्षत्र को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? देवश्री, महेश्वरी, सप्तश्री या सुदेशी। तो किस नाम से जाना जाता है? सप्तश्री या सप्तऋषि। ठीक है, ये महर्षि है, देवऋषि, तो सप्तऋषि। ठीक है, नेक्स्ट। पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? यानी कि जो हमारी अर्थ है, इसकी जो सबसे ऊपरी जो लेयर है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं क्या, या मैग्मा, या फिर क्रस्ट, या फिर कोर? क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रस्ट। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? यानी कि भूकंपों को जो अध्ययन करते हैं ना, अर्थक्वेक का हम लोग स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिथोलॉजी कहते हैं, या फिर सेमियोलॉजी कहते हैं, या फिर हिस्टोलॉजी कहते हैं, या फिर सिस्मोलॉजी कहते हैं, सिस्मोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट। अब भूकंप को किस में नापते हैं? रिक्टर स्केल पर। ठीक है, ये भी याद रखिए, ये भी पूछ सकते हैं। निम्न में से कौन सी पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिक्सा पजल की तरह बन जाते हैं? यानी कि ये जो प्लेट है इनसे जिक्सा पजल बन जाता है, तो उसी समय पृथ्वी पर निर्मित है। ये कौन सा? स्थलमंडल है, या फिर जयमंडल है, या फिर मध्य मंडल है, या फिर एस्थेनोस्फेयर? तो ये कौन सा है? ये है लिथोस्फेयर, यानी कि स्थलमंडल। ठीक है, नेक्स्ट। सौर यानी सोलर एक्लिप्स, यानी कि सौर ग्रहण तब लगता है जब, कब होता है सौर ग्रहण? ये पूछा गया। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई क्षुद्र ग्रह आ जाता है, चंद्रमा सूर्य से बहुत दूर चला जाता है, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, या फिर चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। अब आप ये बताइए, क्या सूर्य अपनी जगह से कभी हिलता है? तो सूर्य तो कभी चंद्रमा के और पृथ्वी के बीच में आ नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ये इसका आंसर है। तो हमेशा उल्टा होता है, जब भी सोलर एक्लिप्स होगा, नहीं कि सूर्य ग्रहण होगा, तो हमेशा चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में। और जब चंद्र ग्रहण होगा तब क्या आ जाएगा? तब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी। बस ये याद रखिएगा, बस याद रखिएगा, जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो पृथ्वी आ जाएगी, जब सूर्य ग्रहण होगा तो चांद आ जाएगा, बस। और सूर्य अपनी जगह पर वहीं रहेगा। तो ये दो मूव करे, या फिर पृथ्वी करेगी, यानी कि अर्थ करेगी, या फिर कभी हमारा मून करेगा, बस ये याद रखिएगा। नेक्स्ट। यूरोपा किसका प्राकृतिक उपग्रह है? नेचुरल सैटेलाइट है। क्या सैटर्न की है, यूरेनस की है, बृहस्पति की है, फिर मंगल की है? किसकी है? ये बृहस्पति की। नेक्स्ट। एक तारे के जीवन काल में नेबुला चरण किससे संबंधित करता है? नेबुला जो है किससे संबंधित है? ये वह चरण है जिसमें बाहरी परत फैलती है, ठंडी होती है एवं कम चमकीली जाती है। इसके जीवन का अंतिम चरण होता है, या फिर धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल है, या फिर तारे का एक आवरण है। तो ये क्या है? नेबुला क्या है? धूल तथा हाइड्रोजन का एक बादल है। ठीक है, नेक्स्ट। निम्न में से कौन एक जोवियन ग्रह नहीं है? जोवियन ग्रह, आप कहेंगे आप जोवियन ग्रह क्या होता है?
तो ये मार्स नहीं है, पहली बात तो ये आंसर है। अब ये जोवियन ग्रह होता क्या है, तो हमारे कुछ प्लैनेट काफ़ी बड़े बड़े ह्यूज है, उनमें कौन कौन से ह्यूज हैं, जैसे कि बृहस्पति काफ़ी ह्यूज है, यूरेनस, सैटर्न, जो भी बड़े बड़े ग्रह हैं इन्हें हम जोवियन प्लैनेट कहते हैं। तो मार्स जोवियन प्लैनेट नहीं, ये बड़ा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, बेली बीट्स को किस दौरान देखा जा सकता है? बेली बीट्स, ये एक नया टर्म्स, आप कहेंगे ये क्या होता है, किसी किसी को पता हो सकता है, फिर मैं बता दूंगा। बृहस्पति का ग्रहण होता है, या फिर आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, या फिर चंद्र ग्रहण होता है, या फिर कुल सूर्य ग्रहण होता है। तो ये क्या होता है? टोटल सोलर एक्लिप्स, कुल सूर्य ग्रहण। अब ये होता क्या है बेली बीट्स? तो ये क्या होता है, जैसे कि हमारा जब सूर्य ग्रहण होता है तो हमारा चांद उसके बीच में आ जाता है, तो क्या होता है कि एक आकृति बन जाती है डायमंड जैसी, जैसे रिंग जैसी एक रिंग बन जाती है, और उसके ऊपर एक डायमंड ऐसा लगता है कि ऐसा कोई अंगूठी लगी हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं बेली बीट्स, ठीक है। आपने देखा भी होगा, अक्सर आता है ये न्यूज़पेपर में आता है, जाओगे भी सूर्य ग्रहण देखिए, देखिएगा आपको कि एक रिंग ऐसी बन जाती है जब सूर्य ग्रहण होता है, उसी के बारे में बता रहा है, बेली बीट्स उसे कहते हैं। नेक्स्ट, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना होता है? लगभग कितना होता है? ये होता है 1/6। कितना होता है? 1/6। मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ, अगर हमारा जो वेट आज पृथ्वी पर 60 kg है, अगर हम चांद पर जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा? 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी 10 kg रह जाएगा। तभी आपने देखा होगा जब भी ये लोग चांद पर जो भी जाते हैं, जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग वगैरह गए, तो ये बहुत भारी भारी बैग लटकाए हुए थे, वेट था उसमें काफ़ी भारी, जिससे कि ये लोग वहाँ से उड़ने ना लगे, क्योंकि वहाँ पर वेट हम लोगों को काफ़ी हल्का हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गैनीमीड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? मतलब इनमें से एक जो स्टेटमेंट है वो गलत है क्या? देखते हैं कौन सा गलत है, पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। पहला ऑप्शन है हमारा, ये बुध से बड़ा है, ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है, या फिर ये एकमात्र चंद्रमा है जिसे अपनी आंतरिक रूप से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए माना जाना जाता है। ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये शनि के चारों ओर घूमता है, बस यही गलत है। ये शनि के चारों ओर कहाँ घूमता है? ये तो जुपिटर का है, बृहस्पति का, तो ये उसी के चारों ओर घूमेगा ना, तो यहीं पे गलत हो गया। नेक्स्ट, हैली के धूमकेतु की आवधिकता यानी कि अवधि कितनी है उसकी? कब कब हैली धूमकेतु नजर आता है? ये कब नजर आता है? हमेशा आता है ये 75 से 76 में, 75 से 76 सालों में ये दिखता है एक बार हमें हैली धूमकेतु। नेक्स्ट, स्काई आर नोन एज द बॉडीज ग्लोइंग, यानी कि निशाकाश, रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो रात को नहीं तारे चमकते हैं, चांद चमकता है, ग्रह दिखते हैं, इन्हें किस नाम से जानते हैं? हम लोग सब जानते हैं, बचपन से पढ़ा, सेलेस्टियल बॉडीज। इन्हें क्या कहते हैं? खगोलीय पिंड, खगोलीय पिंड कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। नेक्स्ट, लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम है, मतलब जो इस ग्रह को लूसीफर के नाम से भी जाना जाता है, ये पूछ रहा है। तो ये कौन सा ग्रह है आप बताइए? क्या ये जुपिटर है, या फिर सैटर्न है, या फिर मार्स है, या फिर वीनस है? कौन सा होगा? ये होगा वीनस। वीनस को लूसीफर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, ग्रही वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लूनर एक्सोस्फीयर, यानी कि चंद्र बहिर्मंडल, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से पॉलिटी शुरू हो गई है, कुछ ही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, सब मिक्स करवा रखे हैं मैंने इसीलिए आज। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया? कल भी बताया था आपसे, कहाँ से लिया ये? लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, कहाँ से लेगा? ये लेगा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, फ्रांसीसी से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान क्या है? मतलब हमने जो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये कहाँ से ली है? फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने किस देश से ली है, ये पूछा गया। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या ये हमने ये कनाडा से लिया है, या फिर हमने अमेरिका से लिया है, या फिर आई से लिया? कहाँ से लिया? हमने जर्मनी से लिया है वित्तीय इमरजेंसी, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इससे क्या मतलब है? मतलब ये आर्टिकल तो आप समझ लीजिए 44 है, और ये क्या मतलब होता है कि मतलब किसी राज्य में सबके लिए कानून एक जैसा हो, अलग अलग ना हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये गोवा में एकमात्र भारत का ऐसा राज्य भी है जहाँ पे समान नागरिक संहिता है। तो ये अभी बहुत जगह चल भी रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी इसी हाल फिलहाल में रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। कहाँ बनाई? उत्तराखंड में। वहाँ पर भी ये चर्चा हो रही है कि हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करें, तो ये चल रहा है वहाँ पे, ये आंसर इसका। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य के संबंधों का उल्लेख है? तो कौन सा भाग है? पार्ट 4 या फिर पार्ट 11 या फिर पार्ट 10 या फिर पार्ट 12? और आर्टिकल कौन सा है? 245 टू 255, यानी कि पार्ट 11 है इसका, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की सीमा के भीतर स्वतंत्र रूप से गमनागमन भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है। मतलब हम लोग भारत में कहीं भी घूम फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं स्वतंत्र रूप से। तो ये कौन सा अनुच्छेद हमें इसकी मतलब अनुमति देता है? ये कौन सा अनुच्छेद है हमारा? आर्टिकल 19। ये हमें घूमने की भी आज़ादी देता है, बोलने की आज़ादी देता है, ठीक है। अनुच्छेद 19 ये हमारा मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो ये कौन सा आर्टिकल है? क्या ये 39A है या फिर 32A है या फिर 43A 48A है? जो कौन सा आर्टिकल है? ये है 39A। ये हमारा किस में आता है? DPSP यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद एवं राज्य विधानमंडल के चुनाव के पर्यवेक्षण की शक्ति देता है। यानी कि हमारा जो चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में ये पूछा गया बस, जो हम लोग चुनाव आयोग हमारा चुनाव करवाता है जितने भी राज्यों में देश में, तो वो कौन सा अनुच्छेद हमारा? उससे कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 324, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा भाग या कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में बात करता है? यानी कि महाभियोग किसने बताएगा? कौन सा आर्टिकल है? तो किसने बताएंगे? ये तो आप जानते होंगे, आर्टिकल 61, कॉमन है काफ़ी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था करता है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा? यानी कि हमारे राज्यों में हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ये कौन सा आर्टिकल बताता है हमें? तो कौन सा आर्टिकल बताता है? ये आर्टिकल बताता है 153, ठीक है। ये अच्छे से पढ़ लीजिए, कन्फ्यूजन करता है बहुत। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के संबंध युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल से। मतलब ये जो आर्टिकल है ये हमें सशस्त्र विद्रोह या फिर बाहर से कोई आक्रमण करता है तो इसके लिए आपातकाल लगाता है। ये कौन सा आर्टिकल है? ये 352 यानी नेशनल इमरजेंसी जब लग जाती है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट, संसद और उसकी समितियों और सदस्यों की सभा की शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद में रखा गया है। मतलब संसद की समितियां और उसके सदस्यों को जो कुछ शक्तियां, विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो कौन सी आर्टिकल में है? वो आर्टिकल है, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए, ये 105, ठीक है, 105। दोस्तों, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ है। अगर ये आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर विजिट करते रहिए। सब लोग अच्छे अच्छे टेस्ट लेकर आ रहे हैं, आप देखिए उसे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।